नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज देश भर में धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। मथुरा, वृंदावन से लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में सुबह से ही मंदिरों में हरे रामा हरे कृष्णा के जयकारे गूंज रहे हैं। तो वहीं श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरें। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में मंगला आरती की ये तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीरें जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, दिल्ली में जन्माष्टमी के अवसर पर इस्कॉन मंदिर में तुलसी आरती की तस्वीर है। तीसरी तस्वीर की बात करें तो तीसरी तस्वीर नोएडा के इस्कॉन मंदिर से सामने आई है। वहीं चौथी तस्वीर उड़ीसा के भुवनेश्वर में जगन्नाथ संस्कृति के अनुसार जन्माष्टमी मनाई जा रही है। पांचवी तस्वीर की यदि बात करें तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता इस्कॉन मंदिर से ये तस्वीर आई है, जहां भक्तों की भारी भीड़ देखी गई है। साथ ही साथ प्रार्थना करते हुए ये तस्वीर सामने आई है। तो बेहद ही खूबसूरत नजारा जन्माष्टमी के पावन पर्व का। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव पर देश के अलग अलग राज्यों से तस्वीरें सामने आई हैं। आज पूरा देश भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव जन्माष्टमी मना रहा है। मथुरा, वृंदावन से लेकर इस्कॉन के मंदिरों में आज रात 12 बजे भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। जहाँ पर पूरी भव्यता के साथ भागवत धर्म के मंदिर है, उसको सजाया है। प्राचीन मंदिर है। आपको बता दें कि चंद्रयान के जो डायरेक्टर है एस सोमनाथ, उनके नाम पर ही इस पुष्प बंगले को सजाया गया। साथ ही साथ जो हमारा जो प्रज्ञान है, रोवर प्रज्ञान है, उनके नाम पर भगवान के लिए प्रवास के लिए भी बनाया गया है। आप देख सकते हैं श्रद्धालु शिवाजी मंगला आरती उसके भी दर्शन करने के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं गौरवशाली और कहीं ना कहीं भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मंगला आरती के जो भी दर्शन करता है कहते हैं कि ठाकुर जी कहीं ना कहीं मनोकामना और उन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहना है, जैसे मीटिंग महसूस करेंगे। बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। ऐसा लग रहा है साक्षात श्री कृष्ण महाराज जी ने हमें दर्शन दिया। बहुत आनंद आया। हमने आज तक इस प्लेटफॉर्म पे दर्शन किया, आज प्लेटफॉर्म पहली बार कर रहे हैं। जैसे प्रार्थना करते हैं कि हमें हर साल मौका और भी कुछ लोग हैं। राधे राधे। हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। सुबह का टाइम था, रश इतना ज़्यादा नहीं था, तो बहुत ही अच्छे दर्शन है। जहाँ पे जन्मभूमि जहाँ पे कृष्णा के जन्म हुआ है, राधे राधे। बहुत ही आनंद आया और बहुत खुश हो गया। इतना खुश तो शब्द नहीं है बताने के लिए। सुबह जी के दर्शन किए लाइव, बहुत अच्छी किस्मत है कि सुबह जी के दर्शन राधे राधे कृष्णा। तो यहाँ पर जो श्रद्धालुओं में कहीं ना कहीं ठाकुर के प्रति उत्साह लगातार दर्शन करने के लिए बाबा भवन में पहुँच रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे अगली खबर की। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा 2 दिनों से बाड़मेर जिले में है। बुधवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि खड़गे कहते हैं कि मोदी जीत गए तो सनातन मजबूत हो जाएगा, इसलिए सनातन को हराना है। शेखावत ने यह भी कहा कि खिलजी आए थे, गौरी आए थे, गजनवी आए थे, लेकिन सनातन धर्म को नहीं मिटा सके। राजस्थान आए हुए इन्हीं खड़गे साहब ने कहा था कि मोदी जीता तो सनातन मजबूत हो जाएगा और इस सनातन को हमको हराना है। तेरे बाप वहां से जो है खिलजी आए थे, गौरी आए थे, गजनवी आए थे, गुलाम
आए थे, शक आए थे, हूण आए थे, कुषाण आए थे, यवन आए थे, तुर्क आए थे, अरब आए थे, खलीफा आए थे, औरंगजेब जैसे लोग भी आए थे। उसके बाद में डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे। ये भगवाधारी लोग यहाँ बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से ये सनातन मिटा नहीं, ये सनातन मिटा देंगे। ये सनातन को मिटाने के लिए रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह 18वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 20वें आसियान भारतीय सम्मेलन के लिए जकार्ता पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहुंचकर लोगों को सम्मिलित किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में हर क्षेत्र में आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। पिछले वर्ष हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है, और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार चुनावी राज्य भोपाल के दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय से पहले चुनाव कराने के संकेत भी दे दिए। राजीव कुमार ने कहा कि संविधान में लिखित कानून के मुताबिक हमारा काम समय से पहले चुनाव कराना है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हमारा कर्तव्य संवैधानिक प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक सरकार का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही चुनाव कराना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अनुच्छेद 83 चाहता है कि संसद का कार्यकाल 5 सालों का होगा। इसके अनुरूप आरपी अधिनियम की धारा 14 कहती है कि 6 महीनों पहले हम कहीं पर भी चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। ऐसे में स्थिति विधानसभा राज्यों की यदि बात की जाए तो कानूनी विधान प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराने के लिए हम तैयार हैं। का स्थापना आर्टिकल 324 में आप सब जानते हुए भी, और हमारा कार्य चुनाव डिलीवर करना है समय से पहले। तो वो समय निर्धारित किया है, वो समय संविधान में और आरपी एक्ट में प्रोवाइडेड है।
तो आर्टिकल 83(2) कहता है कि 5 years would be the term of the parliament, 5 years being counted from the first date of the sitting of the house. And इसी के corresponding section 14 of the RP Act tells us कि हम 6 months में पहले इसको अनाउंस कर सकते हैं. So a combination of section 14 along with article 1882 read with article 324 mandates us to deliver election as provided in the constitution and the RP Act. Similar situation, mirror situation exists for the state assemblies. तो जो भी मतलब वो section 15 and section 172(1) is exactly same for the state assemblies. जो भी 5 साल का समय है उसके 6 महीने के पहले हम अनाउंस कर सकते हैं. तो जैसे आपका समय मैंने बताया कि खत्म होने वाला है, उसके लिए हम 6 महीने पहले यहाँ आपके सामने हैं. तो जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, जो आरपी एक्ट में प्रोवाइडेड है, जो एक्सटेंट लीगल प्रोविजन है, उसके अनुसार हम हमेशा इलेक्शन कराने के लिए हमारी मैंडेट है और हम तैयार हैं. अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां टीचर ने छात्र को बेरहमी से पीटा है. बताया जा रहा है कि गुस्से में आकर टीचर ने 7 साल के छात्र को बेरहमी से पीटा. बता दें कि टीचर की पिटाई से छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं परिजन शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे तो टीचरों ने स्कूल से डांटकर उन्हें वापस कर दिया. परिजनों को स्कूल से भगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामला डुमरियागंज थाना क्षेत्र के कादरीबाद स्थित सैयद स्कूल का बताया जा रहा है. बात करेंगे अगली खबर की. बाराबंकी में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला है. बता दें कि डीसीएम से तेज रफ्तार बस टकरा गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है, जिसमें मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई. वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है. घटना बहराइच हाईवे के बिंदौरा चौराहे की बताई जा रही है. तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बाराबंकी की ये तस्वीरें हैं. बताया जा रहा है कि बस और डीसीएम में आपस में टक्कर हुई. तेज रफ्तार होने की वजह से ये टक्कर हुई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है. हादसा इतना बड़ा था कि जेसीबी की मदद से सड़क को खाली करवाया गया है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है. तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रात्रि के वक्त हादसे की ये तस्वीरें हैं. बताया जा रहा है कि दोनों की रफ्तार इतनी तेज थी कि आपस में टक्कर होने के समय हादसा बड़ा हो गया और ऐसे में भारी संख्या में यहाँ पर नुकसान पहुंचा है. 2 लोगों की मौके पर ही मौत बताई जा रही है. पुलिस ने आनन फानन में तमाम घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर करवाया है, वहां अस्पताल पहुंचाया गया. और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं जिस तरह से सड़क में भारी नुकसान हुआ है, ऐसे में जेसीबी की मदद से अब सड़क को खाली कराए जाने का काम, सड़क को साफ करने का काम किया जा रहा है, ताकि जाम की स्थिति ना बन पाए और हाईवे पर आने जाने वाले लोगों को परेशानी और दिक्कत का सामना ना करना पड़े. और इसी खबर पर हमारे साथ बाराबंकी से संवाददाता शुभम पांडे जुड़ चुके हैं. जी शुभम, बाराबंकी में ये जो हादसा बताया जा रहा है, किस तरह से ये हादसा हुआ और क्या स्थिति इस वक्त ताजा बनी हुई है? जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि बाराबंकी में उस वक्त जो है हड़कंप मच गया, जब जो है एक लखनऊ से बाराबंकी होते हुए गोंडा जा रही थी बस, उस पर जो है खड़ी डीसीएम में जो सरिया लगी हुई डीसीएम थी उसमें जाकर के टकरा गई. उसमें पीछे से टक्कर लगने के बाद जो है 2 लोगों की मौत हुई है. कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. सभी को अस्पताल में रेफर किया गया है. सभी का जो इलाज है वो चल रहा है. अगर बस की बात कर लेते, बस जो है लखनऊ से बाराबंकी होते हुए गोंडा जा रही थी और शुक्ला बस सर्विस की जो बस है वो बताई जा रही है प्राइवेट बस है, उसके जो हादसा हुआ है. और अगर हम जो इलाका पड़ता है उसकी बात कर लेते तो बाराबंकी बहराइच जो हाईवे है उसके बीच जो है मसौरी थाना पड़ता है, वहां पर ये हादसा हुआ. एक दर्दनाक हादसा देखा जा सकता है कि एक खड़ी डीसीएम में जो
खुली तरीके से जो सरिया लदी हुई थी उसमें पीछे से टक्कर लगने से बस में किस तरीके से हादसा हुआ है, 2 लोगों की जान चली गई और मौके पर पुलिस बल पहुंचा है। पुलिस बल लोगों को निकाल करके इलाज के लिए भेजा है। उसके बाद जो वैधानिक जांच है और कार्रवाई है वो की जा रही है। साफ कहा जा सकता है जिस तरीके से लाख पाबंदियां हैं कि जो प्राइवेट बस लगातार चलती हैं उनको लेकर के कई बार कार्रवाइयां भी सामने आती, लेकिन अभी भी जो हादसे होते हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं अधिकारी सजग नहीं है, जिसकी वजह से लगातार जो प्राइवेट बस सर्विस वाले हैं वो लगातार रोड पर चलते हैं। जो नियम है कहीं ना कहीं उनको जो है दरकिनार करते हुए देखा जा रहा है। साफ कहा जा सकता है जो बाराबंकी से हादसा है वो काफी दर्दनाक है, काफी जो है अलग है। जी, इसके अलावा शुभम, जिस तरह से घायलों की यदि हम बात करें तो 2 लोगों की मौके पर मौत हुई है, आपने ये जानकारी दी है। तमाम जो घायल हैं उनको लखनऊ की ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। क्या हालात उन घायलों की बनी हुई है? मैं बिल्कुल बता दें, लगा जिस तरीके से हादसा हुआ है आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो जो सरियों का पूरा बंडल है वो बस के अंदर घुस गया है। एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हुई, लेकिन अभी भी जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं अधिकारियों की तरफ से। शायद 1 या 2 लोगों के और जो है जो मौत की खबर है वो आ सकती है, क्योंकि जो सरिया है कई लोगों के घुसता हुआ गया है, इसलिए जो है जो घायल लोग संख्या है वो भी जो है लगभग जो है आधा दर्जन से ज्यादा बताई जा रही है। बस की अगर सवारियों की बात कर लेते हैं तो बस में लगभग जो है 2 दर्जन से ज्यादा सवारी जो है सफर कर रहे थे। उसी को लेकर के लगातार कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो अधिकारी हैं वो काफी मशक्कत के बाद लोगों को अस्पताल पहुंचा पाए हैं। लोगों का जो इलाज है वो चल रहा है। जी, इसके अलावा शुभम, जिस तरह से तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि जेसीबी की मदद ली गई है सड़क को क्लियर करने के लिए, उसे साफ करने के लिए, तो क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए थे? और इस समय हाईवे की यदि स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति है? क्या लोगों के लिए आवाजाही सुगम हो पाई है या नहीं? नहीं, बिल्कुल बता दें कि जो हादसा है वो देर रात का बताया जा रहा है। देर रात का जो हादसा हुआ तो उसके बाद मौके पर जो है नजदीकी थाने की पुलिस पहुंची थी और जो वैधानिक कार्रवाई थी वो कर चुकी है। उसके बाद जो रास्ता है सुबह जो है पूरी तरीके से जो हाईवे है उसको खाली करा दिया गया। पूरा हाईवे जो है क्लियर हो चुका है। लगातार जो हाईवे है अब जो है सुचारू रूप से चल रहा है और अभी हाईवे पर किसी भी तरीके की कोई भी जाम की स्थिति जो है नहीं है। इसके अलावा यदि हम दोनों ही ड्राइवर्स की बात करें, बस के ड्राइवर और डीसीएम की ड्राइवर की बात करें, तो क्या कुछ उनकी हालत है? क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्या स्थिति है? ये बिल्कुल अभी जो है जिस तरीके से मौके पर पुलिस पहुंची थी, पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया है। अभी जो है ये जानकारी नहीं मिल पा रही कि आखिरकार जो बस का ड्राइवर है, जो कंडक्टर है, उसका जो इनकी जो है इन हादसे में शिकार हुए हैं या नहीं हुए हैं, या फिर ये लोग फरार हो गए, इस चीज की जो है जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। लेकिन जैसे ही जानकारी आएगी वो जानकारी सभी को साझा की जाएगी। जी, तो आपने यहाँ पर पूरी तरह से जानकारी दी कि इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। पुलिस के तमाम अधिकारियों का जो वहां पर पहुंचे उनका क्या कहना है इस हादसे को लेकर? हादसे को लेकर साफ कर सकते हैं अधिकारियों की तरफ से जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। पहली प्राथमिकता यही थी कि जो लोग घायल हुए हैं उन सभी को इलाज के लिए भेजा जाए। जिन लोगों की मौत हुई है उन सभी का जो है पीएम के लिए भेजा गया है। सभी को पोस्टमार्टम करने के बाद जो है उनकी जो डेड बॉडी है उसको जो है उनके परिवार वालों को सौंपी जाएगी। और साफ कहा जा सकता है जिस तरीके से घटना हुई है उसको लेकर के अधिकारी सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो इसी चीज को देते हैं कि जो घायल हैं उनको इलाज मिल सके। उसके बाद की जो वैधानिक कार्रवाई है वो बाद में सामने आएगी कि आखिरकार जो बस है उसका जो परमिट है कहाँ से कहाँ तक का था, आखिरकार बस जो प्राइवेट सर्विस की जो बताई जा रही है वो कहाँ से कहाँ तक जाने का उसका नियम था। और जो डीसीएम है वो जो है जो वहाँ पर खड़ा था वो जो है सरिया किस तरीके से कैसे खुले में लेके जा रहा था, इन सभी चीजों को लेकर के पुलिस जो है बाद में जो है कार्रवाई है वो जरूर जी। शुभम, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। घोसी विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसके बाद अब
मतगणना की तैयारी का समय आ चुका है। बात करें यदि जिसके कारण मतगणना कर्मियों आज कलेक्ट्रेट सभागार में स्थित एनआईसी कक्ष में उपस्थित हुए। बता दें कि मतगणना के लिए कुल 19 मतगणना टीमों का गठन किया गया था, जिनमें से एक मतगणना टीम आरओ, एआरओ और 3 मतगणना टीम रिजर्व के रूप में रखी गई हैं, जहां 14 मतगणना टीमें निर्धारित 14 टेबलों पर मतगणना के कार्य को पूरा करेंगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।